हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे साइबर क्राइम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और महत्वपूर्ण इसलिए कि जो हम सोचते हैं, मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार आखिर ये साइबर फ्रॉड कैसे हो जाता है। हम लोग तो इतने अवेयर रहते हैं फिर भी साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है कि साइबर फ्रॉड आखिर हो कैसे जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या है कि साइबर फ्रॉड क्यों हो जाता है लोगों के साथ? देखिए, साइबर फ्रॉड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साइबर फ्रॉड मैंने अभी तक जितना भी देखा है, लोगों को जब भी हम जागरूक करने जाते हैं तो हम एक चीज देखने में आती है कि लोगों को यह लगता है कि यार ये साइबर फ्रॉड हमारे साथ नहीं हो सकता। राइट। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये तो हमें सब पता है, और हम जिस प्रोफाइल से आते हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है और हम शहर के लोग हैं, या इस तरह की कुछ चीजें उनके दिमाग में रहती है और वो सोचते हैं कि साइबर फ्रॉड जैसी चीज हमारे साथ नहीं हो सकती है। अच्छा, मैंने मतलब कई बार देखा है कि साइबर फ्रॉड के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, जो मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर लोगों ने इन पे ध्यान दे दिया तो आई थिंक उनके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। सबसे बड़ा अगर कारण मैं साइबर फ्रॉड का मानता हूँ ना, तो ये मैं उसको मानता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कोई भी नई एप्लीकेशन मार्केट में आई और हम लोग उसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। मतलब बिल्कुल लिटिल नॉलेज होने के बावजूद भी हम उस एप्लीकेशन का यूज़ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ उससे फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई भी ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी को पता चला कि भाई एक हम अमेजोन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, अमेजोन से हम ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है परचेसिंग कर सकते हैं। तो क्या उसे इतना पता है कि हम इससे ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं? इसके अलावा उसके बारे में, उसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, उसकी सेटिंग के बारे में, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं लेता है और सीधे उस पर ऑनलाइन जो है परचेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन के डिटेल्स नॉलेज लिए बिना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज को समझे बगैर उसका उपयोग करना कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे सकता है। और दूसरा अगर कारण अगर जानना चाहे तो वो होता है लालच। बिल्कुल लालच बिल्कुल सही। बहुत ऐसा एक बड़ा कारण है जो साइबर फ्रॉड के लोगों को धकेल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार लोग बहुत समझदार होते हैं, उन्हें लगता है कि हम पैसा देंगे तो नहीं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन लेने में क्या हर्ज है, हम ले लेंगे, और बस वहाँ लालच में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो पैसा ले रहे हैं या सामने वाला हमारे खाते में पैसा डाल रहा है, या कोई चीज़ भी इतनी महंगी है तो हमें वो सस्ते में दे रहा है, ये तो मतलब हम उससे कहीं ना कहीं लालच में पड़ जाते तो हैं। कई बार मैंने देखा कि हम लोग फेसबुक चलाते रहते हैं और वहाँ पे कोई इंस्टेंट एक एड आ जाता है कि 10,000 का मोबाइल आपको केवल 1500 में मिल रहा है, 2000 में मिल रहा है। और ऐसे कई भी मतलब एड दिखाई देते हैं जिसके कारण लोग क्या है, लालच में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, आर्मी वाला तो बहुत ही सबको पता चल चुका है, हाँ बहुत पॉपुलर हो चुका है ये वाला मामला, कि इसमें कई सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि कोई आर्मी का ऑफिसर बन करके अपना सारा सामान, जो मतलब कई लाखों का सामान होता है, ट्रांसफर होने का बताकर 10-20-25 हजार में बेचने का एड डालता है OLX पर, और लोग इतने उसके जाल में फंस जाते हैं, ऐसा सोचते ही नहीं कि 4 लाख का सामान, 5 लाख का सामान 20-25 हजार में क्यों दे रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। वो लालच में पड़ करके उनको पैसे जो है डाल देते हैं। और तीसरा अगर मैं सबसे बड़ा कारण अगर मानता हूँ साइबर फ्रॉड का, तो वो मैं ये मानता हूँ जल्दबाजी। हम लोग कोई भी काम करने में इतने आतुर रहते हैं, इतने जल्दबाजी करते हैं इंटरनेट के साथ में, कि हमें बिल्कुल स्पीड से कोई भी काम चाहिए। अगर हमसे कोई भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग फटाफट गूगल पे नंबर सर्च कर लिया और वहाँ पर जो भी हमें नंबर मिला उस पर बातचीत हम करना शुरू कर देते हैं। और ये भी नहीं सोचते हैं कि यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, या फिर इसको करने से मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इंटरनेट की दुनिया में हम लोग इतना घुस गए कि हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से इसके बारे में बिल्कुल भी चीज़ें साझा नहीं करते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बताया कि हड़बड़ाहट इसका एक मुख्य कारण है। आपके साथ कोई भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इतना जल्दी हड़बड़ा जाते हैं कि उसको बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं आज, और वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। और दूसरा, आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट बताया है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन हम इंटरनेट पर ढूंढना चाहते हैं। करेक्ट। हमें कोई भी सुविधा लेना है, कोई भी सर्विस चाहिए, या हमारे साथ कुछ दिक्कत हुई है तो हम उसका सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं, तो सीधे आप इंटरनेट पे उसकी जो है जानकारी ढूंढने लग जाते हैं, डिटेल्स, नंबर निकालने लग जाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं आपको किसी प्रोडेस्टर के नंबर मिल जाते हैं और आप उनका शिकार बन जाते हैं। तो मुख्यतः जो 3 कारण हैं जो हम लोग आज बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहला जो हो गया है कि किसी भी एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करें तो उसका हमें बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन काम क्या-क्या करता है। पैसे भेज भी सकता है, पैसे ले भी सकता है, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग चालू कर सकते हैं। ये कि अगर कोई हैक कर सकता है तो इसे हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसका हमें पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यह बिल्कुल नहीं सोचें कि हम साइबर फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो केस आ रहे हैं उसमें हमने देखे हैं कि हर प्रोफाइल के लोग, हर प्रोफेशन के लोग, शहर के लोग, ग्रामीण लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग,
है ना, उसमें युवा साथी हमारे, है ना, छात्र छात्राएं, बड़े और नौकरी पेशा लोग भी फ्रॉड का शिकार हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हम कभी भी इसका शिकार नहीं होंगे। आपको बिल्कुल सावधानी रखना है, आप कभी भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज दिन ब दिन नए नए तरीके आ रहे हैं फ्रॉड करने के, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। तो आपको अपना जो है विवेक का उपयोग करना है, अपना दिमाग से उपयोग करना है, हर चीज के बारे में सोचना है, समझना है और उसके बाद ही निर्णय लेना है। और जो मेन बड़ा कारण है कि हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस मुद्दे पर आप लोग विशेष ध्यान रखें कि कोई भी काम करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। और जैसे कि सर ने बताया कि साइबर फ्रॉड के इतने तरीके आ गए हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब केवल क्या होता था कि साइबर फ्रॉड एक हद तक सीमित था कि किसी बैंक के अधिकारी का आपके पास कॉल आएगा, वो आपसे आपके एटीएम के नंबर मांगेगा, फिर आपके सीवीवी नंबर पूछेगा और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। लेकिन वो ज़माना बहुत पुराना हो गया है, लोग इस बारे में तो अवेयर हो गए। लेकिन आज यूपीआई की दुनिया में फ्रॉड के इतने नए नए तरीके आ गए हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं, व्यापारी है, तो आपके पास कोई कस्टमर बन के कॉल कर देगा, ठीक है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपके पास कोई पेशेंट बन के फ़ोन कर देगा, ठीक है। या फिर आपका कोई मतलब बिजनेस है, रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार बन के आपसे पैसे मांग लेंगे। इतने साइबर फ्रॉड के बहुत सारे तरीके अब आजकल मार्केट में आ गए। और जो लेटेस्ट तरीका अभी नया मार्केट में आया जिसके बारे में हम अभी आपको जानकारी देंगे, उससे पहले एक मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक जागरूकता अभियान जो हम चला रहे हैं वो लोगों तक जन जन तक ये पहुँच सके। और जो फ्रॉड का जो लेटेस्ट नया तरीका आया है वो एक ऐसा तरीका आया जिसमें हमें लगता ही नहीं है कि साइबर फ्रॉड हो गया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ मोबाइल पर ही साइबर फ्रॉड सीमित है, लेकिन वो साइबर फ्रॉड आज आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी एक जो नया लेटेस्ट अभी हम बात कर रहे थे उस Yes. बारे में कि जब भी आप ऑनलाइन कोई सामान परचेसिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आपके पास एक मोबाइल पे फोन आता है कि आपने सामान परचेस किया है, इसकी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, आपने जो ऑनलाइन परचेसिंग किया उसकी डिलीवरी के लिए मैं आया हूँ। तो आप कहते हैं यार मैंने तो कोई ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, ये मैंने नहीं मंगवाया है। तो सामने वाला डिलीवरी बॉय कहता है कि ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो आप इसको कैंसिल करवा दीजिए। आप इसी में लिंक भेज रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करके इसको कैंसिल कीजिए। ओटीपी या फिर ओटीपी मांग लेता है, किसी भी तरीके से हम हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने को कहता है। या तो वो ओटीपी मांग लेगा या किसी लिंक को शेयर करने कहेगा। और हम सोचेंगे ठीक है, सामान तो हमने मंगवाया ही नहीं है तो कैंसिल करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, और आप उसको कैंसिल करने के लिए ओटीपी दे देते हैं। बिल्कुल। और फिर आप समझ गए होंगे कि आगे आपके साथ क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसा डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है कि आपने कुछ सामान परचेस किया था जिसकी डिलीवरी हम लोग देने के लिए आए हैं, या फिर हो सकता है कि उसका इंस्टेंट आपके पास फ़ोन आ जाए कि आपने ये चीज़ ऑर्डर की है, और अगर आपको लग रहा है कि आपने वो चीज़ ऑर्डर नहीं की है, तो बिल्कुल कतई उसके द्वारा जो भी लिंक भेजी जाए उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना कीजिए। और अगर ऐसी कोई संभावना आपको लगती है कि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर ही आके खड़ा हो गया, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकते हैं। अपने घर में कोई भी बड़ा हो या फिर कोई आस पड़ोस में जो भी फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार रहते हो, आप उनके साथ बिल्कुल चर्चा कीजिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाने के लिए आप मतलब पुलिस को सूचना दे सकते हैं। और मैं एक दो छोटी सी चीजें और बताना चाहता हूँ जो अभी चल रही है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड तो होता ही होता है ना। जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं वो एक लिमिट तक तो उनका पैसा दे देते हैं, उनके पास फिर पैसा देने के लिए नहीं होता है। तो जो साइबर अपराधी वो क्या करते हैं, उसके बाद आपसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, अब आप पैसा नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, आप आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज दीजिए, आपका पैन कार्ड भेज दीजिए, या फिर कोई नई सिम लेकर के मुझे उसका एक ओटीपी दे दीजिए तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो इसके पीछे जो साइबर अपराधियों का मकसद होता है सर, वो ये होता है कि अब ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो हम इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक फर्जी अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवा लें, या इनकी एक सिम ले लें इनके नाम से, या फिर इनकी जो सिम का एक व्हाट्सएप चालू कर लें। अभी कल एक मेरे पास केस आया था, उसमें जो विक्टिम था उसने कहा कि सर मैंने पैसे दे दिए, अब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं बचे। तो उसने मुझे कहा कि आपका पैसा मैं वापस कर दूंगी एक शर्त पर कि आप कोई ऐसी सिम का नंबर मुझे बताइए जिस पर व्हाट्सएप नहीं चलता। तो उन्होंने विक्टिम ने कहा कि सर मैंने उससे बताया कि मेरे पास ऐसी कोई सिम नहीं है। तो उसने कहा कि नई सिम खरीदी है। तो मैंने नई सिम खरीदी। सिम खरीदने के बाद उस पर एक ओटीपी आया, जो ओटीपी मैंने उसे दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि अभी सिम तोड़कर फेंक दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूँ और मुझे उसका फोटो खींच कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके साथ एक और फ्रॉड हुआ है जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर उस फ्रॉडस्टर के द्वारा चालू कर लिया गया है और वो उसका उपयोग लोगों के साथ फ्रॉड करने में कर रहा है। तो हमने फिर उनका व्हाट्सएप रिकवर करवाया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी और के पास चल सकता है अगर आप एक ओटीपी शेयर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। देखिए, सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताई है कि व्हाट्सएप एक्चुअली जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, सारे जो कॉल करते हैं
ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाए। इसलिए जो सर ने बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताई है कि कोई भी अगर आपसे व्हाट्सअप नंबर एक्टिवेट करवाने के लिए अगर ओटीपी मांगता है तो हमें इस प्रकार का कोई भी नंबर किसी को देना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।